हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछला लेक्चर में जो है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखे थे काफ़ी डिटेल में। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने से पहले जो है आप जानो पोटेंशियल के बारे में। तो देखो, दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़े होगे आप लोग, 10th में भी, आगे भी पढ़ोगे। एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विभव और ये कहलाता है विभवांतर। हिंदी वाले लोग ऐसे ही पढ़े होंगे। खैर, क्या है इसको हम लोग समझते हैं। मान लो कोई चार्ज है Q। चार्ज मतलब केटायन हो सकता है, एनायन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। चार्ज कहाँ है तो हम लोग को पता नहीं है। मान लें कि चार्ज अभी इन्फिनिटी में है। अब इन्फिनिटी से इस चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट A पर लाने में जो वर्क डन होगा, जो कार्य किया जाएगा, इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। कि कोई सर्टेन चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स्ड पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। अब मान लो कि यहाँ एक चार्ज आ गया Q। अब इस चार्ज को क्या करना है कि A से लाना है पॉइंट B तक। तो फिर A से B तक लाने में कोई वर्क डन होगा, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच का जो यहाँ पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और फिर इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाए तो कहलाए पोटेंशियल। तो एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं ना कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही याद रखोगे। तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल में समझ आओ ये चार्ज वाला बात की। यदि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो जो वर्क डन करना होगा, इस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। अब जरा इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बतलाया मैंने, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बतलाया कि इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं और हाफ सेल में जो है उसके मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। ऐसे मान लो कि कोई मेटल है, यहाँ Mn+ उसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे Cu2+ होता था या Zn2+ होता था, ऐसे कोई हो सकता है। और फिर इसी में जो है रहता है सेम मेटल का रॉड, ऐसा। तो जो मेटल का यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसी मेटल का इसमें क्या रहता है, रॉड। तो E मान लिए कि मेटल हो गया M। समझ गए बात को हम लोग कि इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं कोई केटायन का, मान लिए Cu2+ का है, CuSO4 वगैरह। उसमें रॉड डूबा हुआ है सेम मेटल का। यदि यहाँ Cu लिए हैं तो यहाँ भी क्या होगा, समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे कोई भी मेटल हम लोग ले सकते हैं। अब जब ऐसे किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में जब उसका रॉड डूबा हुआ रहेगा, तो तीन बातें हो सकती हैं। क्या क्या? नंबर 1 कि जो सॉल्यूशन में आयन है, तो सॉल्यूशन में आयन रहेगा, ऑब्वियसली आयन फ्री होगा, इधर उधर मूव करेगा। तो क्या हो सकता है कि जो सॉल्यूशन में यहाँ आयन है Mn+, ई आयन जा कर के इस रॉड से टकराए और टकरा करके वापस आ जाए, कुछ ना हुए। मतलब Mn+ गया, टकराया और Mn+ ही रह गया, कुछ ओवरऑल यहाँ हुआ नहीं। सॉल्यूशन का Mn+ आयन रॉड से टकराया, टकरा करके वापस आ गया, कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन वगैरह सब कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो केटायन है, जब भी जा कर के इस मेटल रॉड से टकराएगा,
तो हम क्या बतलाए हैं कि इस मेटल का रॉड में, चूँकि जो भी है यहाँ मेटल है, और याद करो कि इसका फर्स्ट पार्ट में जब मेटेलिक कंडक्टर बता रहे थे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी बतलाया था मैंने कि किसी भी मेटल का क्रिस्टल में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल कोर होते हैं। मतलब ये जो मेटल का रॉड है इसमें एटम एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अलग हैं और ये केटायन के फॉर्म में है। एम जो है ऐसे रहता है, इस प्रकार से ऐसे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये मेटल केटायन। तो क्या होगा दूसरा केस में कि ये जो मेटल केटायन है जब जा करके रॉड से टकराएगा तो इस रॉड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ही गेन कर लेगा, ऐसे कि Mn प्लस क्या किया कि रॉड के अंदर जो n इलेक्ट्रॉन है इसको गेन करके बदल गया m में। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ऐसा। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये जो रॉड के अंदर मेटल एटम है ऐसा, ई मेटल एटम क्या करे कि इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन में बदले और ये केटायन आ जाए सॉल्यूशन में। मतलब रॉड में जो एटम है M, ई क्या करे कि अपना n इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपने बदल जाए Mn प्लस में। मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये तीन बातें हो सकती है। पहला क्या बोले कि सॉल्यूशन में जो केटायन है जाके रॉड से टकराए, टकराने के बाद वापस आ जाए, कोई चेंजिंग ना हो। दूसरा केस क्या बताया कि जो सॉल्यूशन में केटायन है जाकर के रॉड से टकराए और रॉड के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करे और रिड्यूस होकर के बदल जाए मेटल एटम में। तीसरा केस क्या बताया कि रॉड के अंदर जो एटम है वो एटम जो ऑलरेडी पहले से केटायन के रूप में है या नहीं भी है तो क्या करेगा कि अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके छोड़ देगा इस रॉड के अंदर और अपने केटायन में बदल जाएगा और वो केटायन आ जाएगा किसमें, सॉल्यूशन में ऐसे। तो ऊपर वाला प्रोसेस को छोड़ दो, नीचे का दो प्रोसेस देखो अपोजिट है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होकर के रिडक्शन हो रहा है जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं अपोजिट हैं। अपोजिट है तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि Mn प्लस एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, चार्ज रहेगा तो ये n इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा m सॉलिड में और ये प्रोसेस है रिवर्सिबल कि Mn प्लस पहले n इलेक्ट्रॉन गेन किया तो m में बदल गया, फिर m जो है तो n इलेक्ट्रॉन यूज करके वापस Mn प्लस में बदल गया। अब ऐसे दो प्रोसेस के बीच जो है या दो अपोजिट प्रोसेस के बीच यहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अब क्या होगा जरा सो देखो, यदि हम सेकेंड वाला प्रोसेस देखें, सेकेंड वाला प्रोसेस क्या कि जो सॉल्यूशन में केटायन है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रॉड के अंदर जो है और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके बदल जाए सॉलिड में चिपक जाए। तो देखो क्या होगा सो, ये जो रॉड है तो इस रॉड के अंदर ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं और ऐसे केटायन भी हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रॉन और एटम पर जो चार्ज है बराबर रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन ई वाला आयन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इससे कम हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इससे कम हो जाएगा तो रॉड पे फिर कौन चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये रॉड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आएगा, तो जैसे मान लो कि तुम Cu यहाँ हम लोग लिए थे CuSO4, तो इस Cu2 प्लस SO4 डबल माइनस, तो Cu2 प्लस तो इलेक्ट्रॉन गेन करके चिपक गया इसमें, तो अब इसमें केवल क्या बचा है, SO4 डबल माइनस। तो सॉल्यूशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब दो अपोजिट चार्ज आ गया तो दोनों अपोजिट चार्ज को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग रखने के लिए ऐसे एक दो चार्ज है Q1 Q2, तो दोनों को अलग रखने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा और जब वर्क डन करना पड़ेगा तो यहाँ डेवलप होगा पोटेंशियल और इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या तीसरा केस देखो, तीसरा केस में हम क्या बताया कि मेटल ये जो रॉड के अंदर जो एटम था, ये एटम क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके बदल गया किसमें, केटायन में। मतलब ऐसे कि अब इसके अंदर जो एटम है ये क्या किया कि n इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बदल गया Mn प्लस के। तो इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दिया रॉड में ही, तो रॉड में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो रॉड पर कौन चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये अपने केटायन बन के चला गया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन पर कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर से देखो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से दोनों चार्ज को सेपरेट करने के लिए वर्क डन करना होगा।
और फिर से जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन हम लोग अब क्या बोलेंगे इसमें कि जब किसी मेटल रॉड, उसी मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, कि जब किसी मेटल रॉड या मेटल स्ट्रिप भी बोलते हैं इसको, तो जब कभी भी मेटल रॉड या मेटल स्ट्रिप को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो सॉल्यूशन और मेटल का रॉड जो है उसके बीच एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेटअप होता है और उसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए? बारीकी से इसको बताए हैं, नोट्स में लिखा हुआ है, तो वैसे ही इसको बारीकी से समझने का प्रयास करोगे। तो ये दो तरीके से डेवलप हुआ ना, एक ही सेकेंड वाला केस जो देखे रिडक्शन वाला, यहाँ से भी डेवलप हो रहा था, और एक ही जो थर्ड केस देखे ऑक्सीडेशन वाला, यहाँ से भी डेवलप हो रहा था। तो ये दोनों कारण से जो है डेवलप हो सकता है पोटेंशियल। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ या दो प्रकार का हुआ है, एक ऑक्सीडेशन के चलते बनेगा और दूसरा रिडक्शन के चलते बनेगा। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा ही कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? तो ये बतलाएगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बतलाएगा? रिडक्शन माने गेन इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बतलाएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऐसा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये हम लोग देख लिए कि जब किसी मेटल के रॉड को या मेटल स्ट्रिप को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो सॉल्यूशन और मेटल का रॉड के बीच एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है। मतलब वहाँ दो अपोजिट चार्ज को सेपरेट करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो बातें हो सकती है, वहाँ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो उसी के आधार पे फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बतलाएगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो मेटल का रॉड लगाते थे ये रॉड जो है कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो बतलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या बतलाएगा कि सॉल्यूशन में जो आयन था ये कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ जमा होता है, वो बतलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये बतलाया कि इसके अंदर का एटम कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन में बदला, और ये बतलाएगा कि सॉल्यूशन वाला केटायन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके एटम में बदला। मतलब ये रिडक्शन के प्रोसेस को बतलाएगा, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बतलाएगा। हो तो दोनों सकता है ना इसके अंदर, और दोनों के चलते पोटेंशियल डेवलप हो सकते हैं। ऐसा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बतलाएगा किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, और ये बतलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। अभी जो पोटेंशियल है इसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर का, और जो है इसका यूनिट रहेगा तो कोई वोल्ट में ही रहेगा। ऐसा तो किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वह दिया हुआ रहेगा वोल्ट में। और क्या बताएं कि वह एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार से हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों एक दूसरे का जो है अपोजिट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिएक्शन यदि ऐसे दिखाएंगे कि m बदला है Mn प्लस और n इलेक्ट्रॉन में, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे दिखाएंगे कि Mn प्लस गेन करेगा n इलेक्ट्रॉन तो बदलेगा m में। यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस, तो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना जल्दी कर रहा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में, ये कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बतलाएंगे। तो यहाँ से एक बात तो जाहिर हो रहा है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा इसका मतलब वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहाँ था कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट का यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। याद रखोगे इसको। ये दोनों एक दूसरे का क्या लग रहा है,
अपोजिट लग रहा है ना, देखो रिएक्शन भी अपोजिट है, लॉस इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसे अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे का जो है इन्वर्स होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। यदि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो बस साइन को हम लोग बदल देंगे। याद रखोगे, जैसे मान लो कि जिंक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जब इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तो बस साइन को केवल उलट देना है, ये कर देना है +0.76 वोल्ट। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सेम है, साइन में अंतर है, तो साइन को देखते हुए वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। तो +0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। आप बताओ कि दोनों में ज़्यादा कौन हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। अब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब कि जिंक ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा रखता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन गेन करना। या फिर कोई अलग अलग तुम एलिमेंट ले लो, कोई अलग अलग एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो कि एक जिंक है, इसके लिए वैल्यू दिया हुआ -0.76 वोल्ट, कॉपर है, इसके लिए दिया हुआ +0.34 वोल्ट, और सिल्वर है, इसके लिए दिया हुआ +0.80 वोल्ट। और ये सब जो डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका हुआ, सिल्वर का। तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब सिल्वर सबसे जल्दी रिड्यूस होगा, मतलब ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो सबसे कम है, इसका मतलब कि ई जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। अब इस सब को उलट दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन लिखोगे तो प्लस में माइनस माइनस, अभी बन गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, जिंक का है, इसका मतलब कि अब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, मतलब जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिल्वर का सबसे कम हो गया, मतलब ये तीनों में सिल्वर का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी सबसे कम है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है दोनों प्रकार का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन जो परंपरा चलते आ रहा है साइंटिफिकली, उसके अनुसार हम लोग किसी भी एलिमेंट का देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर नहीं करते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो बस अपोजिट कर दो ना, साइन बदल दो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहला जाएगा। तो हो दोनों सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन कन्वेंशन जैसा चलते आ रहा है पारंपरिक तौर पे, तो उस हिसाब से हम लोग किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। और रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना जल्दी रिड्यूस होगा, माने उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो जल्दी रिड्यूस हुआ, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम तो कम रिड्यूस होगा, रिड्यूस कम होगा माने ऑक्सीडाइज ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट होता है। रिडक्शन जल्दी तो ऑक्सीडेशन देर से, अब रिडक्शन देर से तो ऑक्सीडेशन जल्दी। इसको हम लोग जो है समझ करके रखेंगे। इस रिडक्शन पोटेंशियल को तो, या कोई भी हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। जैसे भी क्या बताएं हम कि यदि इसमें हम लोग कॉपर का सॉल्यूशन भरे हैं Cu2+ और रॉड भी लगाए हैं कॉपर का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं U और यहाँ लिखेंगे Cu2+ और यहाँ लिखेंगे Cu, ऐसे। Cu2+ बदल रहा है Cu में, मतलब ये जो नीचे हम लोग लिखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म को, और यहाँ लिखते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को। जैसे इसी को ऐसे लिखें, क्लोरीन के लिए लिखे तो लिखेंगे Cl2 से Cl-, ऊपर में लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम। तो यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ +2 ज़्यादा है तो ऊपर, 0 कम है तो नीचे, यहाँ -1 कम हुआ तो नीचे, इसका ज़्यादा है तो ये जाएगा ऊपर, ऐसे।
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं ई, और बेस में हम लोग लिखते हैं ऐसे आयन और एटम को। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है उसको ऊपर, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को, और रिड्यूस्ड फॉर्म को हम लोग लिखते हैं नीचे, इस प्रकार से। तो यदि कहीं लिखा हुआ है मान लो ऐसे कि Cu2 प्लस से Cu बराबर प्लस 0.34 वोल्ट, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ई माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए किस फॉर्म में रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो इसको बोलेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या यहाँ कोई जनरल एटम लोगे एम और Mn प्लस आयन, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे Mn प्लस M। ऊपर में हमेशा रहेगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम। तो ये जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका मतलब है, उसके बारे में हुआ। अब इसी में से एक टर्म है, हाँ, अब ये जो वोल्टेज हम लोग ये लिखते हैं कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। कैसे डिटरमाइन किया जाता है आगे बतलाएंगे। अब ये जो वैल्यू है क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ तुम किसका रॉड लगाए हो, मेटल के नेचर पर। यहाँ जो सॉल्यूशन भरे हैं सॉल्यूशन के नेचर पर, मैंने सॉल्यूशन का मोलैरिटी वगैरह क्या है उस पर। साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे आप इस वैल्यू को मेजर कर रहे हो। तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर वगैरह को यदि हम लोग कांस्टेंट मान करके चले एक स्टैंडर्ड तौर पे, तो उसके लिए यहाँ से हम लोग एक लिखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ गए ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे Mn प्लस से M, और यहाँ स्टैंडर्ड के लिए ऐसे 0 या 0 लिख करके ऐसे काट देते हैं, वो स्टैंडर्ड का साइन होता है। तो यह स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ क्या हुआ, यह स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ क्या हुआ, तो स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया है वो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, और जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है Mn प्लस, इसका कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट बतलाता है मोलैरिटी को, ये कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल पर लीटर, ऐसा। तो यदि मेटल के सॉल्ट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, मोलैरिटी 1 हो, और 25 डिग्री सेल्सियस पर जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया हो, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है ना स्टैंडर्ड, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे डिनोट करेंगे Mn प्लस से M, ऊपर में ऐसा साइन रहेगा स्टैंडर्ड का, ये बतलाएगा कि इस केस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और जो Mn प्लस आयन है सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। तो यही हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन जो है नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन से हड़बड़ाना हम लोगों को नहीं है, नोट्स को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि लाइन बाय लाइन तो हम नोट्स का बता नहीं रहे, बस समझा रहे हैं उसको। तो नोट से आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ज़रूर, वीडियो से समझोगे। लैंग्वेज में जो दिक्कत होगा वो फिर हमसे जो है कांटेक्ट करके पूछोगे तो उसको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का डिस्कशन हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे ये सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाता है किसी भी हाफ सेल का, तो सब आगे से हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।